Hello everyone, I am Yamini Thukral welcoming you to Adda 24/7 School. So in the last lecture what we studied, हमने पढ़ा था microbes in sewage treatment and production of biogas. सीवेज ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स कैसे हमारे बेनिफिशियल होते हैं. जो वेस्ट वाटर हमारा घरों से निकलता है जिसके अंदर हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसको कैसे ट्रीट करके रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर छोड़ा जाता है. तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारे दो स्टेजेस थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट था जिसके अंदर हमारा फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन यूज हो रहा था, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे बीओडी को घटाया जा रहा था, और उसके बाद में जब बीओडी कम हो गया तो उस वेस्ट वाटर को रिवर्स और स्ट्रीम के अंदर छोड़ा जा रहा था. तो ये था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट का. सेकेंड हमारा आता है बायोगैस. बायोगैस क्या होती है? प्रीडोमिनेंटली वो बनी होती है हमारी मीथेन से. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान जब बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं, वो सेडिमेंट हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर से वो बीओडी को कम कर देते हैं. फिर उनको जब बाहर निकालना होता है वेस्ट वाटर में से, तो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू उन्हें बाहर निकाला जाता है. तो जो बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद होते हैं वो गैसेस रिलीज करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेस्ड ऑन की बैक्टीरिया माइक्रोब कौन सी जगह पे फीड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें से गैसेस निकलती हैं, पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रीडोमिनेट करती हैं. तो मीथेन क्या करती है? मीथेन बेसिकली यूज होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. कैटल डंग के अंदर होता है हमारा मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि इस बायोगैस प्रोडक्शन में हमारी मदद करता है, और इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बनाया जाता है, जिसको क्योंकि ये एज अ फ्यूअल रूरल एरिया वाले लोग जो है इसे यूज करते हैं. तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर माइक्रोब्स का रोल प्ले पढ़ लिया था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स. इसके बाद में हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं उसके आगे प्रोसीड करेंगे. तो स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स. बायो कंट्रोल क्या होता है? इट रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट. बायो कंट्रोल क्या होता है कि बायोलॉजिकल मेथड्स को जब हम एम्प्लॉय कर देते हैं अपने प्लांट डिजीजेस और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे बायो कंट्रोल. एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर की जगह पे जब हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है? बायो कंट्रोल मेथड होता है, क्योंकि उसमें हम लोग जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारी फसल है, उसके अंदर पेस्ट लगने से रोक रहे हैं. तो प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट को रोकने के तरीके को बोलते हैं हम लोग बायो कंट्रोल. पर उसके अंदर हमारे बायोलॉजिकल मेथड जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. कौन से मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. Modern society के अंदर ये जो problems है ये किसकी वजह से tackle हो रही है? By the use of chemicals, insecticides और pesticides use करने की वजह से जो है ये problems पहले चल रही थी, problems हो रही थी, है ना. जो ये पेस्ट वाली प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स टैकल कौन कर रहा था? केमिकल्स टैकल कर रहे थे, जो कि थे हमारे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. पर अब हमारा क्या आ गए हैं? अब हमारे बायो कंट्रोल मेथड्स आ गए हैं. दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स alike and have been polluting our environment, soil, groundwater, fruits, vegetables and crop plants. जो ये केमिकल्स, जो इंसेक्टिसाइड्स और जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ये क्या करते हैं? ये टॉक्सिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सबको पोल्यूट करते हैं, और क्रॉप प्लांट्स को भी खराब करते हैं, क्योंकि इनका काम होता है बेसिकली पेस्ट को मारना. ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमने स्प्रे कर दिए पेस्ट को मारने के लिए, पर वो वाटर के साथ ड्रेन आउट होकर वाटर बॉडीज के अंदर आते हैं, तो वो पॉल्यूशन कॉज करता है, और वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए जब वो वाटर को कंज्यूम करते हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है. Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds. Soil भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा polluted है because of the presence of weedicides. इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं? देखो इनके नाम के मतलब जो है
बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स, ये इंसेक्ट किलिंग होते हैं। पेस्टिसाइड्स कौन से होते हैं हमारे, पेस्ट किलिंग होते हैं। और वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीड रिमूवल के लिए होते हैं। तो जो उनके आगे के वर्ड्स है वो वही चीजों को मार रहे हैं, वो वही चीजों को मार रहे हैं। तो वीडीसाइड्स भी क्या करते हैं, सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो सॉइल जो है वो खराब हो जाती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than the introduced chemicals. कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल प्रिडेशन पे रिलाई करते हैं, ना कि हम उनके अंदर केमिकल्स इंट्रोड्यूस करें उस पर रिलाई करेंगे। A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. बायोडाइवर्सिटी जो है हेल्थ को आगे लेके जाता है, तो ऑर्गेनिक फार्मर का ये की बिलीफ होता है। द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी ना, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, उतना ज्यादा हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का रूल है, ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मर्स का विचार है और ऑर्गेनिक फार्मिंग का रूल है कि हमने जो है बायोडाइवर्सिटी बढ़ानी है, जिसकी वजह से हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, जिसकी वजह से हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है। द पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन, जो पेस्ट रिमूवल है, कंट्रोल हम पेस्ट को कैसे करेंगे, नेचुरल प्रिडेशन के थ्रू, पर हम उसके अंदर कोई भी केमिकल्स जो हैं इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट द बायोडाइवर्सिटी इट फर्दर्स द हेल्थ। The organic farmer works to create a system where the insects that are sometimes called the pests are not eradicated but are kept at a manageable level by complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. Organic farmer के व्यू में क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मर जो होता है उसके व्यू में क्या होता है कि जो पेस्ट है उनको मारने के बजाय उन्हें मैनेजेबल लेवल्स पे रखो, उन्हें मैनेजेबल लेवल्स पे रखो। मारना नहीं है हमने, इराडिकेट नहीं करना है, बिल्कुल खात्मा नहीं करना है, उन्हें मैनेजेबल लेवल्स पे रखना है बाय सम कॉम्प्लेक्स सिस्टम, किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से, जिसमें हम कॉन्स्टेंटली जो है चेक करते रहेंगे, बैलेंस बनाते रहेंगे इन अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर हम कॉन्स्टेंटली जो है बैलेंस बनाते रहेंगे, बैलेंस बनाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि जो पेस्ट है हमारे, जो कि प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, वो प्रेजेंट है या फिर नहीं, और प्रेजेंट है तो कितनी मात्रा में है, क्या वो कम है, क्या वो ज़्यादा है, या फिर वो नॉर्मल मैनेजेबल लेवल पे है। तो यही ऑर्गेनिक फार्मर बोलता है कि मैनेजेबल लेवल्स पे पेस्ट की भी सॉइल के अंदर ज़रूरत पड़ती है। Organic farming seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field, fauna and flora. Organic farming क्या करता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि जिसके अंदर इंटरैक्शन हो। वो बोलता है कि हाँ, इंटरैक्शन एक वेब ऑफ इंटरैक्शन है जिसके अंदर फौना और फ्लोरा के इंटरैक्शन हो रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फौना हमारा क्या होता है, एनिमल होता है, और फ्लोरा हमारा प्लांट होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यही होती है कि प्लांट्स और एनिमल्स कंटिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स कंटिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, है ना, कंटिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब ऑफ इंटरैक्शन। इसी इंटरैक्शन को समझने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, और वो यही बोलते हैं कि हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स कंटिन्यूसली जो है कॉन्टैक्ट में है, कंटिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर वर्किंग विद ईच अदर। तो दोनों में से एक भी अगर कम होगा तो दोनों की इंटरैक्शन पे असर पड़ेगा और आगे जाके एग्रीकल्चर पे असर पड़ेगा।
The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests, it is not only possible but undesirable, for without them the beneficiary predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. Organic farming क्या बोलती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलती है कि जो क्रीचर्स हम लोग मारने को दौड़ रहे हैं, जो ऑर्गेनिक जो पेस्ट हम लोग मारने को दौड़ रहे हैं, कुछ कुछ पेस्ट जो हैं, जो प्रीडेटरी हैं, जो पैरासिटिक हैं, है ना, जो कि उनके अंदर उनके ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट है, वो मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, है ना, वो भी मर जाएंगे, पर उनको मारना कोई सोल्यूशन नहीं होता। ऐसे तो हम उनका जो निश है, उनका निश जो है वो हम लोग खराब कर रहे हैं, जो उनका एनवायरनमेंट है वो खराब कर रहे हैं। रादर देन मारने के हम लोग उनको एक मैनेजेबल लेवल पे रखें, उनको अपने काम पे ले, और वो भी थोड़ा बहुत अगर उसमें से खाना खा लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। पर पेस्ट और क्रॉप को इकट्ठे लेके चलना है, पेस्ट को मारना नहीं है, उनको साथ लेके चलना है। अगर वो थोड़ा बहुत खाना उसमें से खा रहे हैं तो वो थोड़ी बहुत हमारी मदद भी करेंगे। तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पेस्ट वहाँ पे है वो हमारी मदद करेंगे तो हम उनकी भी मदद करेंगे। तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने को बोलते हैं पेस्ट के साथ, वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने को बोलते हैं। Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticides. इन्हीं measures को, इन्हीं biocontrol measures को अगर हम लोग use करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी जो डिपेंडेंसी है केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर वो कम कर देगा, है ना। और इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन हमारा कम होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, patterns of feeding and the habitats that they prefer. बायोलॉजिकल फार्मिंग का क्या होता है कि वो बोल रहे हैं कि पेस्ट के साथ में हमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाना है। इसके साथ साथ वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो क्रॉप के साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है, हमें उसके साथ भी फेमिलियर होना है ना, उसी के साथ फेमिलियर होना है जो कि क्रॉप के साथ साथ और भी जो है चीज़ें वहाँ पे जी रही हैं, जैसे कि प्रीडेटर्स हो गए, पेस्ट हो गए, उनका पैटर्न ऑफ फीडिंग क्या है, वो कैसे खाना खाते हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या है, उनका निश क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, हमने उनको समझना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यही बोलती है कि पेस्ट को मारना नहीं है, उनके साथ एक फैमिली बना के रखनी है जिससे कि वो हमारी मदद करेंगे और हम उनकी मदद करेंगे। और जो भी हमारी क्रॉप के साथ साथ है लाइफ फॉर्म्स हैं सारी की सारी, उनको समझना है, उनकी लाइफ साइकिल को, उनके फीडिंग पैटर्न को, उनके हैबिटेट्स को हमने समझना है, उनके साथ फेमिलियर होना है, उन्हें सिर्फ मार के हटाना नहीं है। The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird, dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively. देखो बायो कंट्रोल एजेंट्स की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे हाइपर पैरासिटिज्म आ जाएगा, एंटीबायोटिक सिक्रीशन आ जाएगा, और लाइटिक एंजाइम्स आ जाएंगे, सिडोरोफोर प्रोडक्शन आ जाएगा। इसमें क्या होगा, जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है हमारा हाइपर पैरासिटिज्म, कोई एजेंट जो कि हाइपर पैरासाइट हो तो सामने वाला पैथोजन मर जाएगा। देन एंटीबायोटिक सिक्रीशन, उससे भी हमारा जो पैथोजन है वो डेड हो जाएगा। इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस, ISR जो इसके अंदर लिखा है, ये क्या करेगा, बेनिफिशियल चेंजेस करेगा माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के अंदर। जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी हमारी मौजूद है फील्ड्स के अंदर, उसके अंदर ये बेनिफिशियल चेंजेस करेगा। लाइटिक एंजाइम्स भी क्या करेंगे, पैथोजन को मार देंगे। तो ये कुछ हमारे जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे कि हम पैथोजन की जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करके मैनेजेबल लेवल्स पे ला सकते हैं। जैसे कि जो बीटल है हमारी रेड और ब्लैक मार्किंग के साथ, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, वो जो है एफिड्स और मॉस्किटोज को आसानी से हटा सकती हैं, आसानी से हटा सकती हैं। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar. Butterfly caterpillar को कंट्रोल करने के लिए क्या है हमारा, Bacillus thuringiensis। ये क्या, इसे हम कॉमनली बोलते हैं बीटी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है बीटी का,
राइबोसोम्स है, एंडोस्पोर है, डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल है। ये क्या करता है? दीज आर अवेलेबल इन सैशे एज ड्राई स्पोर्स विच आर मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू द वल्नरेबल प्लांट्स such as brassica and fruit tree where they are eaten by the insect larvae. बटरफ्लाई लार्वे को कंट्रोल करने के लिए बैसिलस थुरिंजिनस जो है बीटी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। वो ड्राइड स्पोर्स की फॉर्म में हमें सैशे के अंदर मिलता है, जिसको पानी के साथ मिला के हमें स्प्रे करना होता है सारी की सारी क्रॉप पे जो भी उससे अफेक्ट होती है। कौन सी क्रॉप? ब्रासिका का प्लांट, फ्रूट ट्री का प्लांट, उन्हीं पे जो है हमारे बटरफ्लाई कैटरपिलर आके फीड करते हैं। अब वो बीटी को इंजेस्ट कर लेते हैं। बीटी को अगर उन्होंने इंजेस्ट कर लिया तो क्या करेगा? इन द गट ऑफ द लार्वे द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वे दे गेट किल्ड। गट के अंदर वो टॉक्सिन, जो ये बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल है, इसके अंदर से टॉक्सिन निकलेगा और लार्वे जो है मर जाएगा। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। अब यही अगर हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते तो वो सारे के सारे पेस्ट को मार देते, पर ये इतना स्पेसिफिक है जो हमारा बीटी टॉक्सिन है या बायो कंट्रोल एजेंट्स, दे आर वेरी स्पेसिफिक। हम जिसके अगेंस्ट में इसे स्प्रे करते हैं सिर्फ वही इंजेस्ट करेगा तो ही वो मरेगा, दूसरा अगर कोई इंजेस्ट करेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो द बैक्टीरियल डिजीज इट विल किल ओनली द कैटरपिलर्स और बाकी सारे इंसेक्ट्स जो है अनहार्म्ड रहेंगे। Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade, the scientists have introduced BT toxin genes into plants, जिसकी वजह से वो क्या हो गए? वो रेजिस्टेंट हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है हमारा? एक बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनी गई थी जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है। सच प्लांट्स दे आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। ये रेजिस्टेंट होते हैं। बीटी कॉटन जो है उसके अंदर ऑलरेडी बीटी जीन जो है वो डला हुआ है, तो इंसेक्ट्स उस पर अटैक कर ही नहीं सकती क्योंकि उनके अंदर जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो है मर सकती है। बैक्यूलोवायरसेस दे आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। The majority of baculoviruses used as biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. Baculovirus भी क्या है? वो पैथोजन है जो कि किल करेंगे किसको? इंसेक्ट्स को मारेंगे और आर्थ्रोपोड्स को मारेंगे। और किसको मारेंगे? आर्थ्रोपोड्स को मारेंगे। इसके जीनस, कौन से जीनस की मौजूद होती है? ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। इस जीनस के बैक्यूलोवायरस जो है वो पैथोजेंस होते हैं। द वायरसेस दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेंट। ये स्पीशीज के स्पेसिफिक ही काम करते हैं। जैसे कि हमारा जो बीटी है वो सिर्फ इंसेक्ट यानी बटरफ्लाई कैटरपिलर पे अटैक करता है, वैसे ये भी जो है ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, और इंसेक्टिसाइडल है, इंसेक्ट्स को मार देता है। They have been shown to have no negative effects on plants, mammals, birds, fish और even non-target insect. यही जो है बायो कंट्रोल एजेंट की एडवांटेज है कि वो क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक है। वो क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक है। जिस स्पीशी पे उनको अटैक करना है वो उसी स्पीशीज पे जाके अटैक करेंगे, आसपास वालों को कुछ नहीं बोलेंगे, आसपास वालों को कुछ नहीं बोलेंगे और आसपास वाले सारे के सारे अनहार्म्ड रहेंगे। ठीक है, देखो इसमें अगर हम स्टार्ट करें इंजेक्शन ऑफ द यहां से है डिसॉल्विंग ऑफ प्रोटीन कैप्सूल इन द मिडगट वायरस। हाँ, वायरॉन्स दे इन्फेक्ट द लार्वे थ्रू द मिड गट सेल्स। उसके बाद में वायरस रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट एंड इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल्स, फॉर्मिंग ऑफ न्यू ऑक्लूडेड वायरसेस, डेथ ऑफ द लार्वे एंड रिलीजिंग द ऑक्यूलेटेड वायरसेस टू द एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्या होगा? जो वायरस है, जो हमारा बैक्यूलो वायरस है, वो कौन इंजेस्ट करेगा? वो हमारे लार्वे जो है इंजेस्ट करेंगे। डेथ ऑफ द लार्वे, और उसके बाद में जो ऑक्यूलेटेड वायरस है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, फॉर्मिंग ऑफ न्यू ऑक्यूलेटेड वायरस। उसके बाद में वायरस रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट एंड इन्फेक्शन टू द न्यू होस्ट सेल। वायरॉन्स दे इन्फेक्ट द लार्वे थ्रू द मिडगट सेल, सीधा मिडगट में जाके अटैक करते हैं। उसकी जो आसपास की प्रोटीन कैप्सूल है वो डिसॉल्व हो जाती है मिडगट के अंदर, और जो इंजेक्शन है ऑक्लूडेड वायरस का
जो इंजेक्शन है वो क्या करेगा, डेथ ऑफ द लार्वे करेगा। मतलब लार्वा सीधा मिडगट के अंदर जाता है इंजेस्ट होने के बाद, और उसकी प्रोटीन कैप्सूल जो है गट के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और अल्टीमेटली लार्वे की डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली लार्वे की डेथ हो जाती है। This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program. जब हमें कुछ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो होती है हमारी बेनिफिशियल होती है उनको कंजर्व करना होता है, तो हम बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करते हैं कि कहीं वो वाली इंसेक्ट ना मर जाए जिसको हम टारगेट ही नहीं कर रहे थे, जिसको हमें कंजर्व करना था। तो ये हमारा किस में आता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में। और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं बायो कंट्रोल का, तो इसके अंदर भी यही रहता है कि दूसरी इंसेक्ट्स को हार्म नहीं होना चाहिए, अपने इंसेक्ट्स को हार्म कर सकते हैं। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स के बाद हमारे आते हैं क्या, बायो फर्टिलाइजर्स। द यूज ऑफ chemical fertilizers to meet the increasing demand of agriculture practice has contributed significantly to the pollution. जो हमने chemical fertilizers, pesticides यूज करे हैं वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली पॉल्यूशन करते हैं। किसका पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो केमिकल्स वीड्स को मारने के बाद भी, पेस्ट को मारने के बाद भी वहां सॉइल में परसिस्ट करते हैं और वो पानी के साथ साथ अंदर फ्लो कर जाते हैं रिवर में, तो वो टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस करते हैं, वो पानी ही तो पॉल्यूट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा पॉल्यूशन करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आर द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्सेज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बायो फर्टिलाइजर्स मेनली किस लिए यूज होते हैं, टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी इनहांसमेंट में यूज होते हैं। ठीक है। Nodules on the roots of leguminous plants, they are formed by the symbiotic association of rhizobium. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट के अंदर एज अ न्यूट्रिएंट यूज हो पाए, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट एज इट इज यूज नहीं कर सकता। Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example, Azospirillum and Azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil. बायो फर्टिलाइजर्स में हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्यों यूज होता है, क्योंकि प्लांट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चाहिए होता है जो यूजेबल कंपाउंड के अंदर उसको चेंज कर दे। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है फ्रीली होते हैं अवेलेबल सॉइल के अंदर, जैसे कि हमारा एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया। पर कुछ कुछ बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, राइजोबियम। वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू द यूजेबल फॉर्म, जिसकी वजह से प्लांट जो है उसे एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर सकता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड एनहांसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये है रूट्स हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स की। इसके अंदर राइजोबियम जो है सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है। राइजोबियम को क्या मिलता है, राइजोबियम को मिलता है खाना, पानी और रहने की जगह। और राइजोबियम क्या देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो एनरिच हो जाए। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। फंजाई जब रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं तो वो हमारे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। कौन सा जीनस होता है, मेनली ग्लोमस, वो माइकोराइजा फॉर्म करता है। द फंगल सिम्बायंट इन दीज एसोसिएशन, इट एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, और वो प्लांट को पास ऑन करता है, मतलब फॉस्फोरस एनरिचमेंट करता है, फॉस्फोरस एनरिचमेंट करता है। क्या करता है, ये जो फंजाई, जो माइकोराइजा है उसके अंदर फंजाई जो कंपोनेंट है वो फॉस्फोरस एनरिचमेंट करता है।
Plants having such associations, they show other benefits such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. Increase in plant growth and development. Salinity, drought के अगेंस्ट जो है टॉलरेंस शो करता है, रूट बॉर्न पैथोजन जो होते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है जब ये सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाता है। ये होता है हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये फंगल कंपोनेंट है और ये हमारी रूट्स है। तो ये क्या बना रहा है, हमारा माइकोराइजा बना रहा है। ये हमारा माइकोराइजा बना रहा है। ये क्या करता है, फॉस्फोरस एनरिचमेंट करता है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ये ग्रीन होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हम इन्हें बोलते हैं ना। ये होते ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ब्लू और ग्रीन है। ग्रीन है मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ठीक है। इन पैडी फील्ड्स द साइनोबैक्टीरिया दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स। हमने अभी तक कौन कौन से देख लिए, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, देन सेकंड माइकोराइजा, थर्ड हमारे साइनोबैक्टीरिया। ये भी क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजेशन। दे ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, और उससे इंक्रीज जो होती है फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उससे जो है फर्टिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों आज के हमने टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है, तो एक बार हम ओवरऑल कंक्लूजन भी देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमारा क्लासिकल एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा है वो है बीटी बैसिलस थ्यूरेंजिनस का, वो हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है। रादर देन यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, हम लोग जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स पे शिफ्ट कर गए हैं, जो कि बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते, स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं। स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं, जिस स्पीशी को मारना है उसी को मारेंगे, आसपास वालों को कुछ नहीं करेंगे, जो कि किस में आता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम IPM के अंदर। फिर हमने पढ़ा माइक्रोब्स जो एज बायो फर्टिलाइजर्स काम करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो पोल्यूशन इंक्रीज करते हैं, इसीलिए बायो फर्टिलाइजर्स पे स्विच किया गया है, जो कि पोल्यूशन नहीं करते और न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ाते हैं। सबसे पहला हमने इसमें पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। देन सेकंड आया हमारा फॉस्फोरस एनरिचमेंट कौन करता है, माइकोराइजा करता है, विच इज फंजाई एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। वो फॉस्फोरस जो है ऐड कर देता है प्लांट के अंदर। और लास्ट हमारा था साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देता है, और ये भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। तो अब आता है हमारा पूरे चैप्टर का कंक्लूजन कि हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर क्या क्या पढ़ा था। बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इसमें मेनली जो है आपके कंसेप्ट से ज़्यादा आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। MCQ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे ये और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये दोनों के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ना है। माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक। ये हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सारे के सारे माइक्रोब्स हमारे पैथोजेनिक नहीं होते, हमारे क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी होते हैं। Many microbes are very useful to human beings, जो कि हमने देखा किस किस चीज में यूज हो रहे हैं, हाउस होल्ड में यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, है ना, बायो कंट्रोल यूज हो रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं। तो और इससे ज्यादा कोई बेनिफिट क्या ही देगा, है ना। बायोगैस प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं और बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज हो रहे हैं। ये सारी की सारी हमारी जो चीजें हैं, ये कौन कर रहा है इसमें काम, इसमें हमारे सारे के सारे माइक्रोब्स काम कर रहे हैं। तो जो भी बोले कि माइक्रोब्स दे आर हार्मफुल, दे आर नॉट, दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल, इन सब चीजों का एग्जाम्पल देके बताना है कि बायोमोलिक्यूल जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। वी यूज माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल डेराइव्ड प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट डेली। एग्जाम्पल हमारा आ गया कर्ड। द बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया grow in milk and convert it into curd. The dough which is used to make bread, it is fermented by yeast called
सैक्रोमाइसिस सर्विसी। जो ब्रेड बनाती है वो भी सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, जो इडली डोसा का बैटर बनाती है वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, और जो इथेनॉल बनती है वो भी हमारी इसी ब्रूअर्स यीस्ट की वजह से बनती है, जो कि क्या है हमारी सैक्रोमाइसिस सर्विसी। Bacteria and fungi, they are used to impart particular texture, taste and flavor to the cheese. different बैक्टीरिया जो हैं टेक्सचर, टेस्ट और फ्लेवर ऐड करते हैं चीज़ के अंदर। The microbes are used to produce industrial products like lactic acid, acetic acid, alcohol, which are used in variety of processes in the industry. कौन कौन सी चीज़ों के लिए और यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में? लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, और भी चीज़ों के लिए इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। एंटीबायोटिक्स, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन यूज़ हुई थी उससे हमारे कितने सारे डिजीजेस तो थे वो हमने ट्रीट कर लिए थे, जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, लेप्रेसी हो गया, सारा का सारा इसी पेनिसिलिन से यूज़ किया, जो कि किससे डिराइव्ड होती है? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम इससे डिराइव्ड होती है ना। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजफुल माइक्रोब्स आर यूज्ड टू किल डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स। यही पेनिसिलिन जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने में मदद करती है। Antibiotics, they have played a major role in controlling infectious diseases like diphtheria, whooping cough and pneumonia. ये सारी की सारी जो डिजीजेज है ये किसने कंट्रोल की है? एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स कहाँ से आती है? हमारी माइक्रोब से आती है। For more than 100 years, the microbes are being used to treat sewage by the process of activated sludge formation. सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। कितने उसमें ट्रीटमेंट होता है हमारा? 2 स्टेजेस में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और किसके लिए यूज होता है? ये एक्टिवेटेड स्लज फॉर्मेशन, और उससे वाटर रिसाइकल होता है। सीवेज ट्रीटमेंट की वजह से हमारा वाटर रिसाइकल होता है। मिथेनोजेंस क्या करते हैं हमारे? मिथेनोजेंस दे प्रोड्यूस द मीथेन विच इज अ बायोगैस and it acts as a fuel. It acts as a fuel while degrading the plant waste. Biogas is used as a source of energy in rural areas. Microbes can also be used to kill harmful pests by the method known as biocontrol, जो कि हमने अभी देखा है। The biocontrol measures, they help us to avoid heavy use of toxic pesticides for controlling the pest. ये toxic pesticides क्या करते हैं? अल्टीमेटली पॉल्यूशन ही करते हैं। ये क्या करते हैं? अल्टीमेटली पॉल्यूशन ही कॉज करते हैं। देयर इज अ नीड दीज डेज टू पुश फॉर यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो और सॉइल भी इंटैक्ट रहे, सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड ना हो, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के रिपीटेटिव यूज की चक्कर में सॉइल की क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाती है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द डाइवर्स यूजेस ह्यूमंस हैव put microbes to that they play an important role in the welfare of human society. जो माइक्रोब्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सारे के सारे हमने इस चैप्टर के अंदर देखे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली जो है एमसीक्यूज के आने के ही चांसेस हैं, पर जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके अंदर आएगा हमारा सीवेज ट्रीटमेंट या फिर हमारा बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। इनके अलावा कुछ भी थ्योरी में नहीं आना, बाकी सारा एमसीक्यू आएगा। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय।